लेकिन चूंकि वक्त हो गया है इस वक्त हेडलाइंस देखने का, तो हेडलाइन पहले देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस घड़ी की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 11 राज्यों में वोटिंग जारी। सुबह 11 बजे तक करीब 26% मतदान। 93 सीटों पर 1300 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। बिहार की 5 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक 24.41% मतदान। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। लोकतंत्र के महापर्व में दिग्गजों ने भी डाले वोट। चिराग पासवान ने खगड़िया में, मधुबनी में संजय झा ने, अररिया में आरजेडी प्रत्याशी शाहनवाज आलम ने और सुपौल में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने किया मतदान। आरक्षण और संविधान को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है बीजेपी। लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण का फिर किया समर्थन। बिहार के साथ झारखंड में भी प्रचार की कमान संभालेंगे तेजस्वी यादव। पलामू लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार ममता भूया के पक्ष में करेंगे प्रचार। मुकेश सैनी के साथ 8, 9 और 10 मई को रैली को करेंगे संबोधित। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। प्रायोजक पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं फार्मेसी में बिहार का श्रेष्ठ संस्थान एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नामांकन जारी। अल्ट्रा गाइड डिटर्जेंट पाउडर, हमेशा एक कदम आगे। उत्तम इलाज के साथ अपोलो का भरोसा। 40 वर्षों से भारत की सबसे भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा श्रृंखलाओं में अग्रणी। और इंदिरा IVF, इंडिया लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। Co-presenting पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। Co-powered by घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वास्तु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप, अपनी जमीन अपना मकान। इंदिरा IVF, इंडिया लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। हर सिप में ताजगी की परफेक्ट ब्लेंड सिटी गोल्ड टी, पहचान क्वालिटी की। कायम चूर्ण, करे कब्ज की छुट्टी, अब टैबलेट में भी उपलब्ध। प्रायोजक क्लोविया, हैप्पी इज माय सुपर पावर। और चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जब बता दें कि ईडी की रिमांड पर संजीव लाल और जहांगीर आलम, कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड पर इन्हें भेज दिया है और कल इनकी गिरफ्तारी हुई थी। छापेमारी के दौरान कैश मिलने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया। 13 मई तक ईडी इन दोनों से पूछताछ करेगी। कहा गया है कि कई सफेदपोश इसमें शामिल हैं। मंत्री आलमगीर आलम के OSD हैं संजीव लाल, जिनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से करोड़ों रुपए बरामद किए गए, जिनके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। संजीव लाल और जहांगीर आलम, इनको कोर्ट में पेश किया गया और अब इन दोनों को ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है।
13 मई तक इन दोनों से ईडी पूछताछ करेगी। तमाम तरह के सवाल जवाब इनसे होंगे। ईडी सोर्स का पता लगाएगी, पैसे किसके हैं, किस चीज में इस्तेमाल होना था। और जी मीडिया संवाददाता आयुष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आयुष, ईडी के रिमांड पर दोनों क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए राहुल, कोर्ट में पेश किए गए हैं क्योंकि ये छापेमारी लगभग कल रात के 11:30 बजे तक चली और उन्हें तकरीबन 1:30 बजे के करीब गिरफ्तार किया गया और आप कह सकते हैं कि महज 12 घंटों के अंदर जो है उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है, यानी कि पीएमएलए कोर्ट में पेश करके रिमांड की मांग कर दी गई। 10 दिनों की रिमांड मांगी गई, कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड पहले दी है। ईडी ने अपने दलील में कहा है कि कोई भी नौकरशाह जो है, जो निजी कर्मचारी है, उसके घर से 30 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद होना कोई आम बात नहीं है। ये पैसे ऐसे पैसे हैं जिनके पुर्जे बनाए हुए थे, उन पुर्जों में पैसा कहां कहां पहुंचाना था ये भी लिखा हुआ था। और ये जो कनेक्शन है ये बड़े सफेद पोशों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इनसे पूछताछ करनी होगी और पूछताछ करने के बाद ये चीजें स्पष्ट होगी। देखिए, अपने ईडी ने अपने दलील में यह भी कहा है कि ये मामला यहीं से शुरू नहीं होता, ये मामला शुरू होता है उस वक्त से, 2020 के वक्त से, जब सुरेश वर्मा जो सरायकेला के इंजीनियर 10,000 घूस लेते पकड़े जाते हैं और जब उनके आवास पे छापेमारी होती है तो 2 करोड़ 67 लाख रुपए बरामद होते हैं। वो वीरेंद्र जो चीफ इंजीनियर है वीरेंद्र राम, उनका नाम लेते हैं, उनके यहाँ ईडी पहुंचती है, उनके यहाँ से 125 करोड़ की संपत्ति है जो पहले से जो है वो कुर्क हो चुकी है, जब्त हो चुकी है। और जो पत्नी है राजकुमारी देवी और पिता गेंदा राम वो फरार है। अब जो है इस छापेमारी में लगभग 30 करोड़ 23 लाख रुपए मिले हैं और जो ओएसडी संजीव लाल है और साथ ही साथ जहांगीर आलम है जो उनके सहायक है, वो इसमें अब इसके जद में है। तो कह सकते हैं कि ये पूरा कैश है, ये जो पूरा नगद है, ये जो कहा जा रहा है ये ट्रांसफर पोस्टिंग, कमीशन खोरी या कह सकते हैं टेंडर घोटाले से जुड़ा हो सकता है। अब पूछताछ होगी राहुल, उसके बाद ये चीजें पता चलेगी कि इतनी बड़ी रकम जो मिली है आखिर किसके है। जी बिल्कुल आयुष, और देखिए 32 करोड़ के अलावा क्या कोई दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं, क्या बैंक अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा है अब? बिल्कुल, देखिए चूंकि कर्मचारी है, निजी कर्मचारी हैं, तो कागजात बरामद हुए हैं, कई कागजात बरामद हुए हैं जिसको कहीं ना कहीं ईडी साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश करेगी। और इसमें कई ऐसे नाम भी है जिनका अभी खुलासा करना सही नहीं होगा क्योंकि ईडी इसे किस दलील के रूप में देखती है ये देखना जरूरी होगा। और कहा जा रहा है कि कुछ जमीन के कागजात भी मिले हैं, तो ये हो सकता है कि इनका निजी हो सकता है कि निजी उनका अपना जमीन हो। डिजिटल उपकरण जो है, एक लैपटॉप ईडी ने बरामद किया है जो ओएसडी है उनके यहाँ से, इसके अलावा 3 पेन ड्राइव है वो बरामद किए गए हैं। तो ये तमाम चीजों को कहीं ना कहीं ईडी अभी खंगाल रही है, इससे और साक्ष्य जुटाएगी और हो सकता है कि आपने सामने बिठाकर पूछताछ भी हो और आगे जो है चीजें बढ़े। जी, यानी कि आयुष पहले 10,000 रुपए लेते हैं, इंजीनियर गिरफ्तार होते हैं, फिर वो वीरेंद्र राम का नाम बताते हैं, वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी होती है, फिर अब मामला पहुंचता है संजीव कुमार और उनके घरेलू नौकर के पास। तो यानी कि अब हम ये कहना गलत नहीं होगा हमारा कि ये कड़ी दर कड़ी अगर जुड़े तो और भी नाम इसमें शामिल हो सकते हैं और ये जांच का दायरा अभी बढ़ता ही जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, आप समझिए कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR यानी कि 23/23 माफ कीजिएगा 23/23 यानी कि 23/20, उसके बाद लगातार हम 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। इन 4 सालों में ईडी ने लगभग 200 करोड़ के आसपास जो संपत्ति को जब्त की है और ये तमाम चीजें नगद जो भी नकदियां बरामद हुई हैं वो 500 के नोट हैं। आपको मैं बता दूं कि 2000 के नोट बेहद कम है। इसमें कई फ्लैट्स हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, जेवरात हैं, ये तमाम चीजें हैं जो बरामद हुई है। लेकिन जो मौजूदा बरामदगी है वो बरामदगी को चुनाव से भी जोड़ा जाके देखा जा रहा है क्योंकि चुनाव का समय नजदीक है। झारखंड में 13 मई से यानी कि आज 6 मई है, महज एक हफ्ते बाद
जब इनकी रिमांड अवधि पूरी होगी, ठीक उसी दिन से जो है झारखंड में चुनाव शुरू हो जाएंगे। 4 जिलों में पहले चरण में चुनाव है। रांची की बात करें 25 मई को चुनाव है। तो ये पैसे हो सकता है कि चुनाव में इस्तेमाल हो और ईडी इसका भी पता लगाने में पीछे नहीं हटेगी। ये हमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। राहुल, ठीक है आयुष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी अपडेट और ये बड़ी खबर एक तरह से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रांची में ईडी ने आज 5 नई जगहों पर छापेमारी की है और इस छापेमारी के दौरान कॉन्ट्रैक्टर राजीव कुमार सिंह के ठिकाने से आज 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। उनके द्वारा 10 करोड़ रुपए से अधिक की लेन देन का मामला सामने आया है। कल भी कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी और आज भी कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। 5 ऐसे नए जगह जहां आज ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची और इस छापेमारी के दौरान कॉन्ट्रैक्टर राजीव कुमार सिंह के ठिकाने से 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। उनके द्वारा 10 करोड़ से अधिक की लेन देन का मामला सामने आया है। तो बता दें कि कल भी कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी और आपको बता दें करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। तो रांची में कॉन्ट्रैक्टर राजीव कुमार सिंह के बता दें कि 5 नई जगहों पर आज भी ईडी ने रेड डाली है और लगातार जांच का जो दायरा है वो बढ़ते ही जा रहा है, जांच आगे बढ़ाया जा रहा है। गुमला जिले के बसिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा होने वाली है। लोहरदगा सीट से उम्मीदवार सुखदेव भगत और खूंटी से उम्मीदवार कालीचरण मुंडा के पक्ष में ये जनसभा हो रही है। सीएम चंपई सोरेन, राज्य सरकार के कई मंत्री और विधायक इस जनसभा में मौजूद रहेंगे। बसिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा होने वाली है। लोहरदगा सीट से उम्मीदवार सुखदेव भगत और खूंटी से उम्मीदवार कालीचरण मुंडा के पक्ष में यहां जनसभा हो रही है। सीएम चंपई सोरेन और राज्य सरकार के कई मंत्री और विधायक भी इस जनसभा में मौजूद रहेंगे। तो देखिए तैयारी पूरी है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहां पहुंचेंगे राहुल गांधी और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बार जो पिछला रैली का जो रुझान है, महिला काफ़ी तादाद में आ रहे हैं और इस चुनाव में महिलाओं का उत्साह काफ़ी देखने को मिल रहा है। अब इस बार भी इस सभा में अधिक से अधिक संख्या में महिला उपस्थित रहेंगी। और चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तमाम चुनाव से जुड़ी खबरों पर हमारी चर्चा हो रही है, जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एसके दीक्षित जी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एसके दीक्षित जी, हम बात कर रहे थे कि कैसे जो मतदाता है उसको घरों से निकाला जाए। जिस तरह की खबरें आती है कि कहीं कम वोटिंग हुई, कहीं वोट का बहिष्कार हो रहा है, तो क्या ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जा सकते इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि अगर कोई जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं और अपने जो वोटर्स है जिन्होंने उनसे उम्मीद लगाई, उनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं, ठीक से काम नहीं होता है, तो उसको लेकर कोई कड़ा, कोई ठोस कदम उठाया जाए? राहुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। चुनाव आयोग या भारत सरकार के द्वारा ऐसा सिस्टम जरूर बनना चाहिए कि जो भी संकल्प पत्र राष्ट्रीय स्तर की पार्टी या उम्मीदवार घोषित करते हैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी प्लानिंग को, और बाद में वो अधूरी रह जाती हैं और हर 5 साल बाद यही मुद्दे फिर दोबारा से उठते हैं। साहब यहाँ पे निर्माण नहीं हुआ, यहाँ स्कूलों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है, और फिर उन मुद्दों पे फिर विचार जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, वायदा करके जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम ऐसा पूरा करेंगे और आप हमें वोट दीजिए, और फिर वो वायदे नहीं पूरे होते हैं और फिर 5 साल बाद बहुत जगह प्रतिशत कम हो जाता है वोट का और लोगों का रुझान कम हो जाता है। तो चुनाव आयोग को ऐसे ज़रूर सख्त नियम बना सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां ज़रूर कोई ऐसा नियम बना सकती हैं कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ें और जो अपना संकल्प पत्र और जो उन्होंने बातें कही हैं और उसमें अगर वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, अयोग्य ठहराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इसके लिए कोई ना कोई नियम जरूर बनाने चाहिए। ठीक है। और इस बीच हमारे साथ इंद्रभूषण कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार इनसे भी सवाल ले लेते हैं। इंद्रभूषण जी, जो सब नेताओं के सभा के दौरान, रैलियों के दौरान जो भीड़ हम देख पाते हैं, वो भीड़ पोलिंग बूथ पर नजर क्यों नहीं आती है? इंद्रभूषण जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो
तो शायद इंद्रभूषण जी तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है। एसके दीक्षित जी, आपसे ही मेरा ये सवाल होगा। अब जो भीड़ नेता के सभा के दौरान हम देख पाते हैं, रैलियों में देख पाते हैं कि जनता इतनी बड़ी तादाद में वहां पर भारी भीड़ के साथ वहां पर मौजूद होती है, वो भीड़ पोलिंग बूथ पर मतदान के दौरान क्यों देखने को नहीं मिल पाता है? इसके पीछे कारण क्या समझ पा रहे हैं आप? इसके पीछे कारण ऐश्वर्या जी, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता कहीं भी चुनावी सभा करते हैं तो वो काफ़ी क्षेत्रों की पब्लिक वहाँ पहुँच जाती है। उस क्षेत्र के जहाँ लोकसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र की पब्लिक शायद इतनी नहीं पहुँच पाती, जो और आसपास के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और केवल देखना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का नेता जो हमारे बीच आए हैं वो कहना क्या चाहते हैं। और जब वोट होता है तो वो सारे, आपने देखा होगा जो राष्ट्रीय स्तर के नेता जहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ भीड़ काफ़ी हो जाती है और वो सारे जो मतदाता होते हैं आसपास के फिर एनालिसिस करते हैं कि हमें किसको वोट देना है और किन मुद्दों पे वोट देना है। और वो केवल दिखावे के लिए इतना वो होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि 4 चरणों में, 6 चरणों में, 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं कि एक जगह राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुंचे, मान लीजिए बिहार में पहुंचे फॉर एग्जांपल, या यूपी में आए तो वहां आसपास के जो 10-12 जिले हैं वहां के लोग इकट्ठे हो गए और जब चुनाव वोट डाली जा रही है तो वहां प्रतिशत कम हो रहा है, तो वहां लोग देखते हैं कि इनके जो चुनावी वादे थे या इन्होंने चुनावी बातें कहीं वो पूरा नहीं हो पाई हैं और वो निराश हो जाते हैं और निराश होकर फिर प्रतिशत अपने आप में कम दिखाई देने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता का भी विषय है, क्योंकि जिस तरह से वोट परसेंटेज जो है वो गिरते जा रहे हैं, पिछले अगर 2 चरणों की भी हम बात कर ले और आज की बात करें तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज जिस हिसाब से नीचे जा रहा है ये एक चिंता का भी विषय है। इसमें ऐश्वर्या जी वास्तव में तो चिंता का विषय है ही और होना भी चाहिए, क्योंकि वोट प्रतिशत कम होगा। क्योंकि इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो मतदाता है, कोई चुनाव आयोग ने या भारत सरकार ने कोई ऐसा नियम अभी नहीं बनाया है कि आपको वोट 100% डालना है। नहीं डालेंगे तो आपके कुछ अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे या आपको कोई और ऐसा प्लानिंग होगा कि जिसमें योजनाओं में आपको भागीदारी नहीं मिलेगी। इसलिए हम स्वतंत्र हो जाते हैं और इस चुनावी महापर्व में जैसा हम सब लोग कहते हैं कि हमें वोट जरूर डालना चाहिए और हम वोट नहीं डाल पाते हैं। और कई लोग आपने देखा होगा कि अपने प्रोग्राम बना लेते हैं घूमने के कि साहब आज तो चुनाव का दिन है, हम 4 दिन के लिए बाहर चले गए हैं। और जब बाद में चुनाव परिणाम आते हैं तो वो इस बात का विश्लेषण करके कहते हैं साहब ये प्रत्याशी हार गए, ये जीत गए, ये जीतने चाहिए थे, सरकार बननी चाहिए थी। क्योंकि कोई भी ऐसा नियम नहीं होने की वजह से भी प्रतिशत कम होता है। बिल्कुल एसके दीक्षित जी, और अगर बात हम बिहार की कर रहे हैं तो एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना थोड़ा चाहूंगी कि बिहार के बहुत से लोग जो है वो बाहर दूसरे राज्य में रहते हैं, नौकरी को लेकर, शिक्षा को लेकर के पलायन बिहार से बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए, सरकार को इस दिशा में नहीं सोचना चाहिए कि जो भी माइग्रेंट वोटर्स दूसरे राज्य में अगर है तो वहां पर एक माइग्रेंट वोटिंग पोलिंग बूथ बनाया जाए ताकि लोगों को भी आसानी हो कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके? मैं तो ऐश्वर्या जी एक बात और कहना चाहता हूं इस चैनल से कि आजकल आधुनिक युग है, सब टेक्नोलॉजी इतनी हाई पावर की हो गई हैं। मैं तो ये भी आपसे, मेरा अपना विचार है एनालिसिस कि वोट डालने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का है, तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना दिया जाए कि कहीं भी कोई व्यक्ति बैठा है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, मोबाइल से, लैपटॉप से और किसी भी सिस्टम से अपना वोट डाल सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत वोट हो और लोगों की भावनाएं पता चलें कि वो क्या चाहते हैं और किसको अपना सरकार बनाने में अपना उत्तराधिकारी बनाना। लेकिन एसके दीक्षित, इसमें तो चुनौती काफी है ना। आप देखिए ईवीएम का ही जब से इस्तेमाल हो रहा है इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं, जबकि स्ट्रांग रूम में तमाम निगरानी सुरक्षा के बीच सब कुछ कहा जाता है कि सटीक है, कहीं से भी हैक नहीं हो सकता, फिर भी इसको लेकर बार बार कहा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा डिवाइस बना दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इसको लेकर भी चुनौती है। आज के दौर में जिस तरीके की राजनीति होती है, क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा? सर आप बिल्कुल, राहुल जी आप ठीक कह रहे हैं, चुनौतियां तो हमेशा रहेंगी। आप कोई भी काम करेंगे, चाहे किसी भी रूप में करेंगे, वो चुनौतियां तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। आप चाहे आज ईवीएम से चुनाव करा दें, कल को किसी और सिस्टम से करा दें, कल को आप अगर बैलेट पेपर से भी, उस पर भी चुनौतियां जरूर रहेंगी, अरे साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जो प्रतिशत कम होता, मेन बात आ रही है यहाँ पे चुनाव में मतदान प्रतिशत कम होना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जाए, उसमें मेरा अपना एनालिसिस ये है, 2 व्यवस्थाएं होनी चाहिए। या तो चुनाव आयोग सख्ती बरते कि हर प्रत्येक मतदाता को चुनाव में वोट जरूर डालना है, नहीं डालेंगे तो आपके अधिकार कहीं ना कहीं रोक दिए जाएंगे। दूसरा, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जरूर कर दिया जाए। देखिए सब चुनौतियां तो जरूर रहेंगी और आवाज भी जरूर उठेगी। आज की डेट में ईवीएम पूरे भारतवर्ष में चुनाव हो रहा है, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहा है। मैं इसके लिए भारत सरकार को शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। चुनौतियां तो हैं,
लेकिन सर उन चुनौतियों को स्वीकार करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के बाद ही तब आप ये एनालिसिस कर पाएंगे कि लोगों की भावनाएं क्या हैं। बिल्कुल, सबको सोचना होगा, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम लोग हैं, उन्हें ये सोचना होगा कि जो मताधिकार का प्रयोग, मताधिकार का जो एक राइट बनता है लोगों का, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वोट को कास्ट कर सकें। इसके लिए अलग व्यवस्था हो, जिस तरीके का आप जिक्र करें कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो। ठीक है, इसको लेकर के बात होगी। हम पटना स्टूडियो चलते हैं, इंद्रभूषण जी हमारे साथ है। इंद्रभूषण जी, यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए, या फिर मेरे सहयोगी वो पूछ रही थी कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जो माइग्रेंट हैं उनके लिए अलग से वहां पर व्यवस्था हो। इंद्रभूषण जी, माइग्रेंट के लिए तो है ही ना, व्यवस्था तो है ही। जो आदमी करता है वो जो लास्ट में बैलेट वाला वो तो होता ही है। ऐसा थोड़ी है। हम लोग यहाँ पर बात करें किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बोल रहे थे। हाँ, तो वही तो लास्ट उपाय वही है, मोबाइल को आधार से और वोटर आईडी से लिंक कर दिया जाएगा तो हो ही जाएगा। उस और संभवतः काम चल भी रहा है, करीब 70-80 करोड़ वोटर आईडी और आधार लिंक हो भी चुका है। बिल्कुल, हमारा सवाल यही था इसी मुद्दे पर कि क्या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं, भारत भी बहुत आगे बढ़ चुका है, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था? आप देखेंगे आने वाले दिनों में, अगले 5-10 सालों में ये व्यवस्था हो भी जाएगी कि आप मोबाइल से जहां भी रहें वहां से अपने क्षेत्र में पोल कर सके, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जो ठीक है इंद्रभूषण जी, दूसरा सवाल ये है कि देखिए इस बार का जो चुनाव है हो चुका है, वो गारंटियों पर है। बीजेपी की अपनी गारंटी है, कांग्रेस की अपनी गारंटी है, तमाम जो दल है उनके अपने अपने गारंटी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन से वो मुद्दे हैं, कौन सी वो गारंटी है जो इस बार के चुनाव में प्रभाव डालती दिख रही है? 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। बिहार में 2 ही गारंटी है। पहली गारंटी जाति की गारंटी है, कौन जाति किसके साथ है, पहली गारंटी वो है। और दूसरी जो क्षेत्र में घूमने पर दिख रही है वो मोदी जी की जो गारंटी है, अनाज वाली, स्वास्थ्य वाली, गैस वाली, वो हर क्षेत्र में है। अगर आप हर क्षेत्र में घूमेंगे तो 1 से 1.25 लाख वोट जो हमको दिख रहा है वो मोदी की गारंटी है, मोदी के कैंडिडेट की गारंटी नहीं है। वो सब लोग मोदी को पोल कर रहे हैं, क्योंकि उनके अकाउंट में सीधा पैसा आ रहा है, किसानों का अकाउंट में सीधा पैसा आ रहा है, वो आपको मनरेगा का सीधा पैसा आ रहा है, अनाज का मतलब सीधा उन लोगों को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो नीचे के लोग हैं वो लोग मोदी जी के साथ हैं इसी को लेके कि उनको सहायता मिला। हमको लगता है कि कोरोना के बाद से तो लगातार अनाज फ्री ही है, मिल ही रहा है, मनरेगा का पैसा मिल रहा है डायरेक्ट, आयुष्मान कार्ड करीब करीब हो ही गया है 80% लोगों को, 5 लाख वाली जो गारंटी है स्वास्थ्य वाली, तो ये असर है। लेकिन बिहार में अभी भी सबसे बड़ी गारंटी जाति वाली है, किस कौन सी जाति किसके साथ है। यही कारण है कि कई जगह मोदी जी की गारंटी होते हुए भी जो वहाँ के लोकल, अगर उनके विपक्षी दल ने वहाँ के लोकल दूसरे कास्ट को दे दिया, जैसे औरंगाबाद में और नवादा में कुशवाहा लोग चले गए इंडिया के साथ, तो वो बहुत कुछ फर्क पड़ता है। वो जाति, अभी जाति का टूटा नहीं है, कौन जाति किसके साथ है ये करीब करीब तय है। वो लास्ट में अंतिम 48 घंटे में तय होता है कि किसमें मुकाबला है और ठीक है इंद्रभूषण जी, ठीक है संतोष जी से भी एक बार जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं। मेरा सवाल संतोष जी से, जो कि वो चुनाव विश्लेषक है, तो एक मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उनसे है कि नेताओं की तरफ से और खास करके विपक्ष की तरफ से लगातार इस बार इस चीज का इस मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि महंगाई ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है और महंगाई अपनी चरम पर बढ़ते ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहा है। और मोदी सरकार खासतौर से जो अमीर है उसे और भी ज्यादा अमीर बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन हाल ही में अगर बात करें झारखंड कैश कांड को लेकर के बात करें तो वहां से जिस तरह से कांग्रेस से जो मंत्री आलमगीर आलम, उनके सचिव के यहाँ से, उनके नौकर के घर के यहाँ से इतनी बड़ी तादाद में जब कैश यहाँ से मिलता है, पैसे निकलते हैं, तो इस मुद्दे का इस चुनाव में कितना असर आप देख पाते हैं? देखिए, चुनाव जो होता है तो मूल पैसा है चुनाव में। बगैर पैसा के कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है, चाहे भाजपा हो, चाहे लोजपा हो, चाहे राजद हो। मतलब एक चुनाव में, लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो मिनिमम 10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, भले वो नज़र में नहीं आ रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं से काला धन आ रहा है और चुनाव में खर्च हो रहे हैं। मिनिमम एवरेज देखा जा रहा है, एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, कैंडिडेट के खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ तो एक झारखंड में पकड़ाया, वो तो मामूली रकम पकड़ाया। अगर हर कैंडिडेट पर निगरानी रखी जाए तो हर कैंडिडेट के पास से मिनिमम 10 करोड़ रुपया तो पकड़ा ही जाएगा कहीं ना कहीं, और वो पार्टी की तरफ से मिलते हैं, लोगों के द्वारा चंदा दिया जाता है, पार्टी के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा चंदा दिया जाता है। तो वो पैसा, उसमें कुछ व्हाइट मनी होते हैं और बाकी तो ब्लैक मनी ही उपयोग में आता है। और कहा जाता है कि घोटाले का पैसा है, भ्रष्टाचार का ये पैसा है, ये मुद्दे कितना ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं मतदाताओं को? निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार घोटाला 14 में जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे तो इसी मुद्दे पे सत्ता में आए थे कि नौकरी देंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उस समय और नौकरी का मुद्दा मेन नरेंद्र मोदी जी का था। इसी पे 14 में सत्ता में आए थे, उसके बाद 19 में भी सत्ता में आए थे। और इस बार जो देख रहे हैं चुनाव में, तो वही मुद्दा तेजस्वी यादव ने यहाँ बिहार में खासकर पकड़ा है, नौकरी का मुद्दा और भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा तेजस्वी यादव ने पकड़ा है कि भाई मोदी जी ने जो वादा किया था वो नहीं पूरा किया। ना तो स्विस बैंक से पैसा आया, ना ही नौकरी दी, 2 करोड़ नौकरी दी। हमने 17 महीने में इतने नौकरी दी नीतीश जी के साथ आकर के। तो इस बार मेन मुद्दा नौकरी का हो गया है और रोजगार का हो गया है, महंगाई का है, गैस सिलेंडर के दाम का है। तो तेजस्वी यादव ये मुद्दा लेकर उठ रहे हैं और नरेंद्र मोदी पिछले लालू यादव के कार्यकाल को, 2000 पहले के कार्यकाल को ले रहे हैं, इस मुद्दा को लेकर के चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, चाहे सत्ता पक्ष के जो भी हो। तो इन्हीं 2 मुद्दों पे लड़ाई हो रही है। और जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, जो भी कट गया लगता है, कंटिन्यू करिए। आवाज नहीं है। हाँ, आवाज जो भी पहुंच रही है संतोष जी? हाँ, आवाज आ रही है। आप जो कंटिन्यू भी करें। कैंडिडेट खड़ा होते हैं, चाहे इंडिया गठबंधन के हो या एनडीए गठबंधन के हो, दोनों कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो मान के चलिए कि जो विनिंग वोटिंग होती है उसका 40% वोट दोनों पार्टी के कैंडिडेट को लगभग मिलता है। बाकी कैंडिडेट अपने आधार पर वोट तय करते हैं और जाति के आधार पर वोट मिलती है। पहला तो मोदी जी के नाम पर वोट है, एक है कि मोदी जी के नाम पर वोट है। दूसरा विपक्षी दल है तो लालू यादव, तेजस्वी के नाम पर वोट है। उसके अलावे जो है जाति के नाम पर वोट है। फिर उसके बाद मुद्दा आता है महंगाई, नौकरी, भ्रष्टाचार। चलिए, तो भोलानाथ जी से 50% ये मुद्दा इसी है, सवाल बाकी पर उनसे भी जवाब 10 ले से लेते हैं। 20% भोलानाथ जी मुद्दा वरिष्ठ है। पत्रकार हैं, आपके नज़र में कौन से वो मुद्दे हैं, खासतौर पे बिहार की अगर बात करें तो जो ज़्यादा प्रभाव डालते दिख रहे हैं, क्योंकि 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, आज तीसरे चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं? देखिए, जैसा हमारे साथियों ने बताया और जो अभी चर्चा चल रही है बिहार में कि महागठबंधन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि इस चुनाव को जाति की ओर खींच करके ले आया है। तो बाकी जो मुद्दे हैं वो तो अपनी जगह हैं, जैसे उम्मीदवार के अपने वोट हैं, कुछ रोजगार के, नौकरी के नाम पर वोट हैं, भ्रष्टाचार के नाम पर वोट हैं। लेकिन बिहार जो शुरू से जाति को लेकर के एक बहुत ही प्रेग्नेंट एक स्टेट रहा है, तो वहाँ इस बार महागठबंधन की एक बड़ी कामयाबी रही है कि वो इस चुनाव को, जो कि मैं एनडीए नहीं चाहता था, वो चाह रहा था कि मोदी की गारंटी और मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाए, लोकसभा के चुनाव। लेकिन इस बार भी जब देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि जाति के आधार पर जमकर वोटिंग हो रही है, तो जातियों में वोट बट रहा है। तो ये एक बड़ा इशू है। देखिए, रोजगार का जहाँ तक बात है, पिछले बार भी जो आप सवाल कर रहे थे कि रोजगार, सबको नौकरी नहीं दी जा सकती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। लेकिन रोजगार का जो एक दूसरा तरीका है, कारोबार, इस रूप में कारोबार या उद्यम, तो उस रूप में ले जा सकते हैं हम लोग। लेकिन बिहार में उसका भी अभाव रहता है, चूँकि कुछ सरकार की नीतियां हैं कि जो बड़ी संख्या में जो युवक हैं उनको रोजगार नहीं मिल पाता, अपना उद्यम शुरू करने के लिए धन नहीं मिल पाता है, तो वो एक समस्या रहती है। तो अगर उसकी तरफ हम लोग जाएं तो नौकरी और नौकरी के नाम पर जो चलता रहता है कि युद्ध, वो एक रुक सकता है। ठीक है, तो चलिए भोलानाथ जी, आपके पास हम लौटेंगे। और चूंकि मुद्दे बड़े हैं और कई मुद्दे हैं, तो चर्चा भी लगातार जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल वक्त है इस वक्त के हेडलाइंस देखने का। प्रस्तुतकर्ता प्रयाग PTMT, बाथ फिटिंग्स एंड पाइप्स, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।
प्रस्तुतकर्ता प्रयाग PTMT, बाथ फिटिंग्स एंड पाइप्स, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं, चुनाव के बाद फैसला देना सही नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 11 राज्यों में वोटिंग जारी। सुबह 11 बजे तक करीब 26% मतदान, 93 सीटों पर 1300 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। बिहार की 5 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक 24.41% मतदान। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। लोकतंत्र के महापर्व में दिग्गजों ने भी डाला वोट। चिराग पासवान ने खगड़िया में, मधुबनी में संजय झा, अररिया में आरजेडी प्रत्याशी शाहनवाज आलम ने और सुपौल में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने किया मतदान। आरक्षण और संविधान को लेकर लालू यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है बीजेपी। आरजेडी सुप्रीमो ने फिर की मुस्लिम आरक्षण की वकालत, बोले मुसलमानों को मिलना चाहिए पूरा आरक्षण। 6 दिन की ईडी रिमांड पर मंत्री के ओएसडी संजीव लाल, नौकर जहांगीर आलम को भी 6 दिन की ईडी रिमांड। छापेमारी में अब तक मिले 30 करोड़ से ज्यादा कैश। प्रस्तुतकर्ता टफकॉन XT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। प्रायोजक पतंजलि घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। Co-presenting पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। Co-powered by घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वासु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप, अपनी जमीन अपना मकान। इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। हर सिप में ताजगी की परफेक्ट ब्लेंड, सिटी गोल्ड टी, पहचान क्वालिटी की। कायम चूर्ण, करे कब्ज की छुट्टी, अब टैबलेट में भी उपलब्ध। प्रायोजक क्लोविया, हैप्पी इज माई सुपर पावर। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने सुपौल में मतदान किया। नगर परिषद क्षेत्र के गौरवगढ़ स्थित बूथ संख्या 138 पर उन्होंने मतदान किया। मीडिया से बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जनता का विश्वास और आशीर्वाद मिल रहा है। इस चरण में वोट का प्रतिशत भी बढ़ेगा। वोट का परसेंटेज गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? 2 चरण में, इस चरण में अच्छा रहेगा। खगड़िया लोकसभा के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के झाड़ा पंचायत के लोगों ने वोट बहिष्कार कर दिया है। गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं और उन्होंने वोट बहिष्कार का फैसला लिया है। गांव वालों का कहना है कि हम नेता को जिताकर भेजते हैं, लेकिन वे किसी काम में नहीं आते। वर्षों से बौरहबा से बेलडाबर तक सड़क निर्माण का काम अधूरा पड़ा है। सड़क नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को शिकायत के बाद भी सड़क नहीं बनाई गई। NH 17 से बौरहबा से NSH 56 दगच्छा तक हम लोग को रोड मांगा है। तो इसीलिए आप लोग वोट नहीं दे रहे हैं जी। हम लोग को मेन सबसे ज्यादा समस्या ये है कि सदियों से नेता वगैरह जो भी वोटिंग होता है देते हैं, वादा करता है रोड के लिए, रोड बनता नहीं है। और ऐसा पोजीशन है, आप भी आए होंगे, देखे हैं कि जो भी इमरजेंसी होता है, कोई डिलीवरी पेशेंट होता है या कोई
कहीं पर रिश्ता लगता है कुटमैती के लिए, तो वो लोग भी कहता है आपके यहाँ रोड नहीं है, कुटमैती नहीं करेंगे। 70 साल अभी तक आज़ादी का हो गया है, लेकिन आज तक इस कोसी एरिया में और बांध के भीतर में आज तक रोड का सपना कोई भी पब्लिक नहीं देखा है। यहाँ पे किसी भी तरह का इमरजेंसी होता है तो पेशेंट मर जाता है, हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाता है रोड के कारण। अगर रोड रहता तो गरीब का जीवन रहता। तो कोसी की आयुक्त नीलम चौधरी और डीआईजी मनोज कुमार सुपौल के आदर्श मतदान केंद्र पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने सदर बाजार स्थित आदर्श मतदान केंद्र 144 का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में नीलम चौधरी ने कहा कि अच्छी वोटिंग हो रही है, मौसम भी ठीक है, ऐसे में उम्मीद है कि 75% मतदान होगा। उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की। वहीं डीआईजी मनोज कुमार ने भी कहा कि लोग घरों से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर डीएम कौशल कुमार और एसपी शैशव यादव मौजूद थे। टारगेट तो हम लोगों का बहुत बड़ा है और मौसम भी साथ दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि 75% वोटिंग होना चाहिए। सुबह से ही लाइन लगी हुई है और बहुत पीसफुली सब जगह हो रहा है मतदान। तो आज का मतदान पूरी उम्मीद है कि अच्छे से होगा। और एक अपील भी है लोगों से कि जो बचे हुए लोग हैं वो घर से निकलें और आकर अपना मतदान का प्रयोग करें। तैयारी बहुत अच्छा है। मॉडल रूप पर मैं आया हूँ, देख रहा हूँ कि माहौल बहुत ही खुशनुमा है, उत्सव की तरह है। और यहाँ जो डीईओ हैं कह रहे हैं कि 80% तक मतदान होगा। मैं उनको शुभकामना देता हूँ। ये प्रॉम्प्ट करवा रहे हैं वोटर्स को। वोटर्स का कितने वोटर्स अभी उपलब्ध हैं गांव में, इसका सर्वे किया है। 85% वोटर्स उपलब्ध है यहाँ पर। तो निश्चित रूप से 10% लोग इस कारण से ना आ पाए, लेकिन 75% तो अचीवेबल है। और झंझारपुर सीट पर वोटिंग के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा है। जयनगर प्रखंड की प्राथमिक विद्यालय बलडीहा के मतदान केंद्र संख्या 184 पर मतदाताओं की लंबी कतार दिखी। पहली बार वोट डालने वाले युवा खासतौर पर उत्साहित नजर आए। इनका कहना है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान जरूरी है। मजबूत लोकतंत्र के लिए वोट गिराई हूँ ताकि एक मजबूत लोकतंत्र बने। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि वोट गिराएं। तो चलिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। नोएडा स्टूडियो का रुख करते हैं। एसके दीक्षित जी हमारे साथ बने हुए हैं। एसके दीक्षित जी, लगातार क्या वजह मानते हैं आप कि जिस तरीके से पहले चरण, दूसरे चरण और अब तीसरे चरण में जो मतदान प्रतिशत जो बिहार में बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्या मुद्दे जो हैं वो अलग हो गए या फिर चुनाव प्रचार में जिस तरह का एग्रेशन आया वो उसकी वजह है? अलीम जी, मेरा अपना विचार है, जो प्रतिशत बढ़ रहा है लोगों की उम्मीद भी बढ़ रही है। हमेशा परिवर्तन चाहते हैं, पब्लिक परिवर्तन चाहती है और हमेशा पब्लिक को उम्मीद होती है कि जब भी कोई उम्मीदवार आएगा तो नया सवेरा लेकर आएगा। इसी दिशा में मुझे लग रहा है बिहार में जो मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद बन रही है और शाम के 6 बजे तक उम्मीद है 70 और 75% वोटिंग हो जाएगा। तो पब्लिक को उम्मीद है कि इस बार बिहार के द्वारा जो सांसद चुने जाएंगे और केंद्र में जो सरकार बनेगी वो हमारे हित में बहुत ज़्यादा काम करेगी। ऐसी बिहार की पब्लिक को उम्मीद है और उनमें एक आशा की किरण पॉजिटिव आई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें और अच्छे से अच्छे प्रत्याशी को चुनाव जिताकर लोकसभा में भेजें, जिससे हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। ठीक है, इंद्रभूषण जी आपके पास आएंगे। क्या लगता है, जिस तरह से हम लगातार एक के बाद एक कई तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर वोट बहिष्कार की बात सामने आ रही है, इस बार ऐसे मामले कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो ठीक है, आपको अपने प्रत्याशी या अपने उम्मीदवार या अपने मौजूदा सांसद के प्रति गुस्सा हो सकता है, लेकिन गुस्सा निकालने की ये एक वजह तो नहीं हो सकती। लेकिन इस बीच एक ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर उन लोगों के लिए है जो कोई ना कोई बहाना बनाकर मतदान करने नहीं जाते हैं। किस तरह से ये महिला जो चलने में असमर्थ है लेकिन वो अपने मतदान केंद्र तक पहुंच रही है, वोट डाल रही है। एक तरह से इसको प्रेरणा के तौर पर, इंस्पिरेशन के तौर पर देखना चाहिए। और जी बिहार झारखंड भी उन लोगों से अपील करता है
जो ये सोच रहे हैं कि वोट बहिष्कार से उनके इलाके की तस्वीर बदल जाएगी, तो ये गलत है। आप अपने घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, एक मैसेज दीजिए अपने उम्मीदवार को कि अगर आप हमारे इलाके में विकास नहीं करेंगे तो आपको दोबारा से हम चुनकर संसद तक नहीं भेजेंगे। ये तस्वीर देखिए, वाकई गौरवान्वित करने वाली तस्वीर है और लोकतंत्र के इस महापर्व की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर। पुलिस पेट्रोल पंप से। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं, आप इस कंडीशन में भी आई हैं वोट डालना, और क्या कुछ अपील करेंगी लोगों से? ये मेरे लिए जरूरी है सर, वोट डालना। और लोगों से क्या करेंगे जो घरों से नहीं निकल रहे हैं, वोट डालने नहीं आ रहे, क्या कहेंगे उनको? उन लोगों से बोलेंगे सर अपना वोट नाम बढ़ाना जरूरी है, अपना नाम रोशन करना जरूरी है, अपन को वोट डालना जरूरी है। सर आप इस कंडीशन में भी आ गए हैं, लेकिन लोग बाग जो अपने हाथ पाँव पे चल लेते हैं, अच्छे से चल लेते हैं, सब चीज के बावजूद उसके वो नहीं आ पाते। अब उनकी समस्या सर, अपनी समस्या हम समझ सकते हैं, सभी को आना चाहिए, पर अब उनकी समस्या है उनको, हाँ आना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ सर। क्या नाम है आपका? राधा मंडेर। वाकई एक बेहद खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र के महापर्व के लिए, और एक महिला जो चल पाने में असमर्थ थी, जिसके लिए अपने घर से मतदान केंद्र तक आना वाकई बेहद मुश्किल था, लेकिन देखिए ये किस तरह से ये महिला पहुंची है। तो इस तस्वीर को देखकर भी आप लोग जागिए, धूप और गर्मी की परवाह मत कीजिए, अपने घरों से बाहर निकलिए, समझिए कि कितना ज़रूरी है मतदान करना। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। इंद्रभूषण जी से हम बात कर रहे थे। इंद्रभूषण जी, कहीं कहीं से वोट बहिष्कार की खबर आ रही है कि उनके इलाके का फला काम नहीं हुआ इसलिए हम वोट बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच जो तस्वीर हमने दिखाई है, वाकई ये तस्वीर कितनी सुखद है और उन लोगों के लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन बन सकती है जो ये समझते हैं कि वोट नहीं डालेंगे तो शायद उनके इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर ये जो महिला है वो बधाई की पात्र है और मैं इंस्पिरेशन है दूसरे लोगों के लिए। लेकिन बड़ी बात ये है, ये हैरानी की बात हम देख रहे हैं, आप 2-3 क्लिप दिखला चुके कई जगह की सड़क नहीं है। माने नीतीश जी के शासन के बाद और उसके पहले रघुवंश बाबू ने जो शुरू किया था बिहार में 2005 से PMGSY, मुझे नहीं लगता है कि मैंने बिहार में कहीं पर मैंने किसी टोला में सड़क की कमी है। जरूर वहाँ के जो विधायक प्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं, वो कहीं ना कहीं मैंने क्या बोले एकदम मैंने किसी काम के नहीं है। शायद ही बिहार में कम से कम सड़क के मामले में हर टोला में सड़क बन गई है, बिजली की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आखिर कैसे नहीं बना है, क्या कारण है? वो लोगों का विरोध जायज है, लेकिन अब सड़क के चलते वोट नहीं देंगे, ये सही नहीं है। बिल्कुल किसी एक आदमी के गलती के चलते, किसी एक विधायक की गलती के चलते हम वोट नहीं करिए, तो ये तो ठीक नहीं है। एकदम वोट देनी ही चाहिए। और ये महिला यही संदेश दे रही है कि मतलब किसी भी सूरत में अरे आपको 5 साल में तो एक बार मौका मिलता है, ये आपकी क्या इच्छा है, किसको आप चाहते हैं, किसको लाना चाहते हैं, वो भी आप नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे भाई? कम से कम ये समझना पड़ेगा ना कि वोट चाहे वो अमेरिका हो या कहीं हो, आप ही तय करते हैं कि इस देश में सरकार, आप चुनेंगे MP को, फिर MP चुनेंगे PM को, तो आपकी बात वहां तक जाएगी। जब उससे भाग जाएंगे तो फिर आप उसमें रह कहांगे? फिर आप तो आपका कोई रोल ही नहीं है। बिल्कुल, आपके पास ये भी तो ऑप्शन होता है कि नन ऑफ द एबव, नोटा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पता चलेगा कि कितने लोगों ने नोटा को दबाया बटन, कितने लोग हैं, ये क्वांटिटी पता चलती है ना इससे कि भाई इतने लोग नाराज हैं, और साफ कारण वो भी सही नहीं है। नोटा भी देखिए, मेरे समझ से नोटा भी सही नहीं है। अगर पक्ष विपक्ष जितने भी प्रत्याशी हैं, अगर किसी से भी संतुष्ट नहीं है तो वो घर पे बैठने से अच्छा है कि आप नोटा पे दबा के आइए। पता चलेगा कितने लोग हैं जो भाई इन प्रत्याशियों से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। भारत में अमेरिका की तरह द्विदलीय व्यवस्था नहीं है, कई दल हैं। कितने दल हैं, निर्दलीय हैं, कहीं भी 2 आदमी थोड़ा ही खड़ा है, 6 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी खड़ा है। चलिए इंद्रभूषण जी, आपके पास हम लौटेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, तीसरे चरण के मतदान के बीच लालू प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, मुसलमानों के आरक्षण के पक्ष में है लालू।
बिल्कुल, तो लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो तीसरे चरण की वोटिंग जारी है और इसी बीच लालू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। मुसलमानों के आरक्षण के पक्ष में है लालू यादव। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो लालू यादव का ये बड़ा बयान, और ये बयान तब आया है जब तीसरे चरण के तहत इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। लालू यादव ने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मुसलमानों के आरक्षण के पक्ष में लालू प्रसाद दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को थोड़ा। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को थोड़ा। चलिए, हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बोला लेकिन उससे पहले एक खबर पहुंचा दे अलीम जी। जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी उन्होंने। लालू यादव ने मुस्लिमों के लिए आरक्षण की तरफदारी की है। इस मामले पर खालिद अनवर का कहना है कि आरक्षण का आधार पिछड़ापन है। जो जाति पिछड़ी है उसे आरक्षण मिलता है। धर्म के नाम पर आरक्षण की बात कहना लोगों को सिर्फ बरगलाने की कोशिश है। मुस्लिम आरक्षण ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, और कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं करता कि किसी को रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे आरक्षण दिया जाए। आरक्षण का आधार होता है पिछड़ापन, और जो जातियां, जो कम्युनिटी पिछड़ी है उसको आरक्षण मिलेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, ईसाई हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, जो भी पिछड़ा है। इसीलिए ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण दिया गया, और ईबीसी, ओबीसी में जो पिछड़ी जातियां उनको आरक्षण दिया गया है। तो ये कहना कि धर्म के नाम पे आरक्षण होगा, ये दरअसल वर्गलाना। और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने मुस्लिमों के आरक्षण पर लालू यादव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ना तो मंडल कमीशन और ना ही सच्चर कमेटी ने ऐसी सिफारिश की थी। अगर आप फॉरवर्ड मुस्लिम को आरक्षण देने की वकालत कर रहे हैं तो फिर आपको फॉरवर्ड हिंदू को भी आरक्षण देना चाहिए। केसी त्यागी ने कहा कि लालू यादव का ये बयान मंडल कमीशन को नकारने जैसा है। हम इस बयान की आलोचना करते हैं। केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी बहस छिड़ी हुई है देश में कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। लालू यादव जो कहीं ना कहीं विपक्षी दल के बड़े नेता हैं और लंबे समय से वो नेतागिरी करते रहे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। अभी तक किसी भी नेता ने इस तरह का बयान नहीं दिया है। हमारे साथ केसी त्यागी हैं, इन्होंने एक दौर में उनके साथ काम भी किया है, लोग एक साथ साथी भी रहे हैं। त्यागी जी, इस बयान को किस तरह से देखते हैं कि पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए? किस तरह के आरक्षण की बात कर रहे हो? लालू जी, शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी, मुलायम सिंह जी, रामविलास जी और मैं भी इस आंदोलन के हिस्सेदार रहे। हम सब लोगों के नेता कर्पूरी ठाकुर थे, जिन्होंने सबसे पहले स्वतंत्र भारत में 1978 में आरक्षण की प्रक्रिया लागू की थी बिहार में, और जिसमें पिछड़ों के अंदर पिछड़ों का भी प्रोविजंस था। मंडल कमीशन जब वीपी सिंह जी ने लगाया, मैं भी लोकसभा में था, रामविलास जी भी थे, शरद यादव जी भी थे, नीतीश कुमार जी भी थे। लालू जी बन गए थे मुख्यमंत्री बिहार के, और निसंदेह इस आंदोलन के जो बड़े नाम हैं उनमें से लालू प्रसाद जी थे। जो मंडल कमीशन की अनुशंसाएं हैं उसकी प्रति मेरे सामने है। इसमें कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए उसकी अनुशंसा नहीं है। इसमें जो पिछड़ी जातियां हैं, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, जो सदियों से पिछड़े हुए वर्ग हैं। इसमें मुसलमानों के जो ऊंची जातियां हैं, सैयद, शेख, पठान, उनका जिक्र ना करके जो पिछड़ी जातियां हैं मुसलमानों की, जिनकी संख्या 2/3 से भी ज़्यादा है, उनका आरक्षण सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। मुझे नई जानकारी है, मुझे नई एहसास है कि लालू प्रसाद जी ने ये क्यों सवाल उठाया है। ये तो मंडल कमीशन की अनुशंसाओं की मूल भावनाओं के विरुद्ध है। अगर आप सैयद, शेख, पठान जो ऊंची जाति हैं मुसलमानों की,
उनके आरक्षण को सुनिश्चित करेंगे तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, 10% का आरक्षण पहले से ही सुरक्षित केंद्र सरकार कर चुकी है। तो फिर हिंदुओं की जो ऊंची जातियां हैं वो मंडल कमीशन की अनुशंसाएं भंग करो और हमको भी उसी तर्ज पर आरक्षण दो जिसकी मांग मुसलमानों के लिए श्री लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। निषेध, तीसरे चरण का चुनाव इस वक्त चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के इस बयान के बाद से अब एक मुद्दा बन जाएगा और बैठे बिठाए जो आरजेडी के विरोधी हैं उनको एक मुद्दा मिल जाएगा और कहीं ना कहीं इसका सियासी नफा नुकसान भी होगा। बिल्कुल, देखिए इस चीज को कहा जा सकता है जब तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और ऐसे वक्त में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक समाज को लेकर के इस तरीके का बयान आया कि आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस बयान से एक मुद्दा भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं एक जो वोट बैंक है उसको भी अपने पक्ष में करने की एक कोशिश है। बीजेपी शुरू से इस बात को कह रही है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जब लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा गया कि भाजपा लगातार कह रही है कि कर्नाटक की बात करें तो वहां पर कांग्रेस ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समाज को देना चाह रही है, तो इन सवाल का जवाब देते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, आरक्षण समाप्त करने का भी आरोप आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लगाया कि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है, और उन्होंने इस बात को कहा कि मुस्लिमों को जो रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस बयान के बाद जो सियासत है वो भी अब शुरू हो गई है। पहले ही प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि तेलंगाना में एक जनसभा के दौरान संबोधित करते हुए कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो राज्य सरकार है वो धर्म के नाम पर ही आरक्षण देने का आरोप लगाया था उस वक्त मोदी जी ने, और इस बात को कहा था कि अनुसूचित जाति या फिर ओबीसी और अन्य जो वंचित समूह हैं उनको मिलने वाले आरक्षण को धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज को नहीं देना चाहिए। लेकिन अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज का हक है और रिजर्वेशन उन लोगों को मिलना चाहिए। निषेध, वोटिंग के बीच बड़ा बयान, क्या ध्रुवीकरण की कोशिश है? देखिए फिलहाल जो बयान अब सामने आ रहे हैं और जो कई लीडर पे हमारी बातचीत हुई है, तो फिलहाल तो उनका कहना है कि इस वक्त में इस तरीके का जो बयान दिया जा रहा है तो एक जो समाज है उसके वोट बैंक को अपनी ओर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आने वाले वक्त में इसमें और क्या सियासत होता है, इस बयान के बाद और नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, उस आधार पर जो बयान है या कुछ बोलना सही होगा। लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं हैं वो इस बात की हैं कि लालू यादव ने जो मुस्लिम को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या बयान दिया है वो एक वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए निषेध। तो एक वोट बैंक को साधने की कोशिश, लेकिन लालू प्रसाद ने जिस तरह से मुसलमानों को आरक्षण की वकालत की है उससे कहीं ना कहीं एक सियासी घमासान छिड़ गया है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। भोलानाथ जी, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से लालू प्रसाद ने तीसरे चरण के मतदान के दौरान ये बयान दिया है, सवाल तो ये है कि अगर लालू यादव मुसलमानों को आरक्षण के पक्षधर हैं तो फिर जब सीटों का बंटवारा किया जा रहा था तब उसका क्यों नहीं ख्याल रखा लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी ने? तो महज ये एक शिगुफा है जो मुसलमानों को देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, लालू जी का ये जो बयान जो है थर्ड पेज के बिल्कुल बीच में आया है जो, तो एक चीज़ आप देखिए कि बिहार में एमवाई समीकरण ही राजद की असली वोट बैंक है और बेस वोट है उसकी असली ताकत है। तो मुस्लिम समुदाय जो है, समाज जो है, वैसे भी लालू यादव को ही वोट देता है, उसके पास और कोई विकल्प यहाँ नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह का बयान देते हैं तो इससे जो वोटों का ध्रुवीकरण होगा उसका लाभ जो है दूसरे खेमे को मिल सकता है। तो इस दौर में जो आपने जो ये बयान दिया है तो ये बात ठीक है कि उस तरह से राजद ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया लोकसभा चुनाव में, और ये जो बयान आज का है वो बिल्कुल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ही है। लेकिन इस ध्रुवीकरण का लाभ दोनों तरफ होगा।
तो आप देख लीजिए कि मुस्लिम अगर हैं तो मुस्लिम राजद को ही यहाँ वोट देंगे। इस बयान की कोई ज़रूरत नहीं थी इसके लिए कि मुस्लिम उनको वोट दें। लेकिन अगर समाज में ध्रुवीकरण होता है तो उसका लाभ जो है एनडीए खेमे को जरूर मिलेगा। लेकिन सर, जिस तरह से कई जगह पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है, सीवान की अगर बात करें तो सीवान में ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर से इस बार एकजुट है हिना साहब के पक्ष में, तो कहीं ना कहीं उन वोटरों को एक तरह से गोलबंद करने की कोशिश है इस तरह का शिगुफा छोड़कर। देखिए, एक दो ऐसे कंस्टिट्यूंसी है जहाँ पर कि इस तरह की स्थिति है, और एआईएमआईएम जो है अगर वो अपने उम्मीदवार उतार रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके उम्मीदवार जीत जाएंगे। वोटों में कुछ बिखराव हो सकता है, लेकिन अंततः मुस्लिम समाज जो है वो अपने विवेक से सोच समझ करके, और बहुत लोगों से बहुत तरह की बातें उसको इशारों में कही जाती हैं, बताई जाती हैं, उसके आधार पर तय करता है कि किसको वोट देना है, किस प्रत्याशी को वोट देना है। तो इसलिए एआईएमआईएम कुछ वोटों का काट सकता है, बिखराव हो सकता है, लेकिन एक मुश्त मुस्लिम समाज किसको वोट देगा ये वो लोग जानते हैं, वो अपने बुद्धि विवेक से उसका फैसला कर चुके होते हैं। तो उनके लिए तो भले ये लालू का कोई बयान कुछ मायने रखता है, लेकिन आप ये देखिए एआईएमआईएम बिहार में कितने सीटों पर लड़ रहा है और वहाँ पर उसकी क्या स्थिति है। तो एक दो सीटों को छोड़ दे, किशनगंज और दूसरे एक दो जैसे सिवान आपने बताया, तो एक दो सीटों को छोड़ दे तो बहुत जगहों पर उनकी वो स्थिति नहीं है कि बहुत ज़्यादा जीत हार को तय कर सके। हाँ, वोटों को काट सकते हैं, लेकिन वो भी उतना नहीं कि उसका बहुत असर पड़े। जी चलिए, इंद्रभूषण जी से इसी पर जवाब लेंगे। इंद्रभूषण जी, लालू यादव कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, दूसरे पक्ष से लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों में भी जो कैटेगरी है, जो पिछड़े हैं उनको मिले, लेकिन जो संपन्न है उनको जरूरत नहीं, यानी कि आरक्षण का जो आधार है वो धर्म नहीं होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, जाति के आधार पर अभी भी मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। बिहार में जो अभी 75% आरक्षण भी लागू हुआ पिछले साल, और जो जातियों में गणना हुई उसके आधार पर सबको आरक्षण मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। वो ईबीसी कैटेगरी में, बीसी कैटेगरी में, सवर्णों में जो गरीब है उस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में, सब में उन लोगों को मिल रहा है। लेकिन अब बीच चुनाव में आज बिहार में मतदान हो रहा है, और जो बिहार का मुस्लिम क्षेत्र है वो सीमांचल वहाँ चुनाव हो भी चुका है। तो क्या सोचकर और क्या किस आधार पर लालू जी ने ये बात कही है इसका तो लोग बताएंगे वही। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बयान से महागठबंधन को ही घाटा होगा, कुछ खास फायदा नहीं होगा। जितने ये लोग मुसलमानों की बात करेंगे, मुसलमानों के आरक्षण की बात करेंगे, जो पहले से ही पीएम ये मुद्दा उठा चुके हैं कि ये लोग चाह रहा है कि मुसलमान बीसी का वोट मुद्दे पर, इस मुद्दे पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल 2 मिनट में देख लेते हैं इलेक्शन की खबरें। प्रस्तुतकर्ता इंदिरा आईवीएफ, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड आईवीएफ चेन। बिहार में भी 5 सीटों पर वोटिंग जारी। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। 54 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। झंझारपुर लोकसभा सीट के मतदाता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने किया मतदान। अररिया संग्राम बूथ पर डाला वोट। महिलाओं की बड़ी संख्या में वोटिंग को सराहा। खगड़िया में मॉक पोल के बाद 1865 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान। करीब 18,40,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकारों का करेंगे इस्तेमाल। मधुबनी के झंझारपुर सीट पर मतदाताओं में उत्साह। बूथ संख्या 184 पर मतदाताओं की लंबी कतार। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में उत्साह। मतदाता बोले, मजबूत लोकतंत्र के लिए वोटिंग जरूरी। झंझारपुर लोकसभा सीट के कहरा गांव में ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार। विकास कार्य नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने नहीं डाला वोट। जनप्रतिनिधि और प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। समस्तीपुर में भी युवा मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की दिखी लंबी कतार। सुपौल में मॉक पोल के बाद मतदान जारी। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटर्स की संख्या 19,27,207।
सुपौल में मतदान की प्रक्रिया जारी। विशेश्वर बालिका स्कूल में आदर्श मतदान केंद्र को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। शुद्ध पानी लस्सी से मतदाताओं का स्वागत। प्रस्तुतकर्ता इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। इंद्रभूषण जी, चूंकि हम 2 मिनट में चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी खबरें दिखा रहे थे, उससे पहले आपसे चर्चा हो रही थी, आप अपने बात को जारी रख सकते हैं। पूरी बात फिनिश तो चुनाव हो जाएगा।